बेल। कमरे में 16-17 साल एक लड़का नाइट ड्रेस में उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वो भी उसे देखकर बेहद खौफजदा हो गया। कमरे में नाइट बल्ब जला हुआ था और बाथरूम के खुले दरवाजे की रोशनी ने सिर्फ इतनी जगह रोशन किया था जहाँ वो खड़ा था। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? लिज़ी को फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि वो इस घर का एक फ़र्द है और यकीनन वो कुछ देर पहले ही अपने दरवाजे पर पड़ने वाली ठोकरों से खौफज़दा होकर उठा होगा, मगर उसने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की और फिर शायद बाथरूम में होने वाली शोर सुनकर वो इधर आया होगा। मगर उसी लम्हे अलीज़ा उस बाथरूम से निकल आई। अलीज़ा ने मुड़कर बाथरूम के उस दरवाजे को भी बंद कर दिया। प्लीज़ मेरी मदद करो, ये लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। वो उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ रहे हैं और उसके बाद वो इस बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर यहाँ आ जाएंगे। वो अंधेरे में उस लड़के के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाई। मेरे पापा और मम्मी ठीक हैं? उस लड़के ने उससे पूछा। हाँ, वो ठीक होंगे। उन लड़कों के पास कोई हथियार नहीं है। उन्होंने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। ये सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो अब पूरी तरह रो रही थी। मेरे पास मोबाइल है, मैंने पुलिस को फ़ोन किया है। वो लड़का बात करते करते रुक गया। एक धमाके की आवाज़ आई थी। बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा यकीनन टूट गया था। वो दोनों खौफजदा होकर एक दूसरे को देखने लगे। बाथरूम का दरवाज़ा अब धड़ाधड़ बजाया जाने लगा था। प्लीज़ मुझे कहीं छुपा दो, वो लोग ये दरवाज़ा भी तोड़ देंगे। वो पूरी तरह वहशतज़दा हो चुकी थी। मेरे कमरे की खिड़कियाँ पूरज की छत पर खुलती हैं। आप वहाँ उतर जाएं और लेट जाएं। अंधेरे में आप नज़र नहीं आएंगी। या आप वहाँ से नीचे लॉन में उतर सकती हैं तो, मगर पता नहीं ये कितने लोग हैं। अगर नीचे कोई हुआ नहीं, आप बस पूरज की छत पर उतरकर वहीं छत पर जाएं और लेट जाएं। अगर ये लोग मेरा दरवाज़ा धड़धड़ाना बंद ना कर देते तो मैं भी वहीं छुपता। ये लोग अभी दरवाज़ा तोड़ने में बहुत वक्त लेंगे। हो सकता है तब तक पुलिस आ जाए। अगर पुलिस नहीं भी आई तब भी मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि आप मेरे कमरे में आई थीं और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर चली गईं। उस लड़के ने तेज़ी से खिड़कियाँ खोलते हुए कहा। इस नंबर पर रिंग करके अपने घर का एड्रेस बताओ। अलीज़ा ने खिड़की पर चढ़ते हुए उसे शहला और नानों के नंबर बताए और लड़के ने सर हिला दिया। वो बड़ी एहतियात और खामोशी से पूरज की छत पर उतर गई। उसने अपने पीछे खिड़कियों को दोबारा बंद होते देखा। घर का गेट अब बंद था। अलीज़ा का दिल बैठने लगा। बाहर चौकीदार नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल खामोशी थी। वो पूरज की छत से नीचे उतरना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं कर सकी। लॉन की तमाम लाइट्स ऑफ थीं और पूरज भी रोशन था। कोई भी उसे नीचे उतरता देख लेता तो वो नहीं जानती थी वो चारों अंदर थे या फिर उनमें से कोई बाहर भी था। वो पूरज की छत के सबसे तारीक कोने में जाकर बैठ गई और तभी उसने कमरे को रोशन होते देखा जिसकी खिड़कियों से वो उतरी थी। यकीनन वो लोग अब वहाँ थे और अगर उनमें से किसी ने खिड़कियों के पर्दे हटा दिए तो वो फ़ौरन जान जाते कि खिड़कियों में कोई ग्रिल नहीं थी और उसके ज़रिए नीचे उतरा जा सकता था। उसका सारा जिस्म खौफ से कांप रहा था। वो दम साधे वहीं बैठी रही और फिर अचानक उसने दूर कहीं पुलिस सायरन की आवाज़ सुनी। उसका रुका हुआ सांस एकदम बहाल होने लगा। उसे अंदाज़ा था कि सायरन की आवाज़ घर के अंदर भी जा रही होगी और वो चारों लड़के अब वहाँ नहीं ठहरेंगे। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि सायरन की सिर्फ एक ही आवाज़ नहीं है, इससे ज़्यादा पुलिस की गाड़ियाँ सायरन बजा रही थी। उसने एकदम नीचे फॉरेस्ट में दरवाज़ा खुलने और कुछ भारी कदमों की आवाज़ें सुनी। फिर उसने इन लड़कों को भागकर गेट की जानिब जाते हुए देखा। वो फॉरेस्ट की छत पर से नीचे लेट गई। नीचे पोर्च में कोई गाड़ी स्टार्ट हो रही थी। फिर उसने गाड़ी के दरवाजे की आवाज़ सुनी। उसने फिर भी गर्दन नहीं उठाई। वो वहीं गहरे सांस लेते हुए लेटी रही। पोर्च में अब यकदम कुछ और आवाज़ें आने लगी थीं। उसने एक औरत की आवाज़ सुनी। अलीज़ा जान गई कि घर के अफराद बाहर निकल आए थे। वो चारों लड़के यकीनन वहाँ से जा चुके थे। अलीज़ा अब भी उठने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसे अपना वजूद बेजान लग रहा था। उसे कुछ देर पहले के वाक़यात पर यकीन नहीं आ रहा था। पहली बार उसे अपने
जबड़े और हाथ में तकलीफ़ का एहसास होने लगा। अलीज़ा ने आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश की। उठकर बैठने के बाद उसने अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर मुंह छुपा लिया। सायरन की आवाज़ें अब बहुत करीब आती जा रही थीं। वो शौक के आलम में चेहरा घुटनों में छुपाए हुए बैठी रही। अगले 10 मिनटों में उसने इस घर के बाहर पुलिस की एक मोबाइल रुकते देखी। सायरन की आवाज़ कानों को फाड़ रही थी। अलीज़ा ने एक नज़र इस गाड़ी पर डाली और फिर गर्दन दोबारा अपने घुटनों में फंसा ली। सायरन की आवाज़ अब बढ़ती जा रही थी। वो बहुत सारी गाड़ियों के टायरों की आवाज़ें सुन सकती थी, मगर वो गर्दन नहीं उठा पा रही थी। अब ठीक है, उसने अचानक अपने करीब एक आवाज़ सुनी। अलीज़ा ने सर उठाकर देखा। उसके सामने पोरज की छत पर वही 16-17 साला लड़का खड़ा था, मगर उसके साथ 13-14 साला एक और लड़का भी था। वो यकीनन उन्हीं 2 खुली खिड़कियों से कूदकर आए थे। वो लोग चले गए हैं, पुलिस आ गई है, खतरे वाली कोई बात नहीं। मेरे मम्मी पापा और बहन भाई बिल्कुल ठीक हैं, वो बड़ी खुशी के साथ उसे बता रहा था। वो मुस्कुराना चाहती थी, मगर उसे एहसास हुआ कि वो मुस्कुरा नहीं सकती, वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो सिर्फ उसका चेहरा देखती रही और फिर उसने गर्दन मोड़कर बाहर सड़क देखी। गेट एक बार फिर खुला हुआ था और सड़क पुलिस की गाड़ियों से भरी हुई थी। सायरन अब आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे थे। वो गेट के अंदर और बाहर पुलिस की यूनिफॉर्म में मलबूस बहुत से लोगों को देख सकती थी। आएं, वापस कमरे में चलते हैं, उस लड़के ने अलीज़ा से कहा। वो लड़खड़ाते कदमों से उठ खड़ी हुई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों में जूता है, ना गले में दुपट्टा। वो लड़के अब उसके आगे चल रहे थे। खिड़की के पास पहुंचकर वो बड़ी फुर्ती से खिड़की पर चढ़ गई, मगर अलीज़ा को अंदाज़ा हो गया कि वो खिड़की पर नहीं चढ़ सकती। वो लड़का अब नीचे हाथ लटकाए हुए उसकी मदद करना चाह रहा था। नहीं, मैं नहीं चढ़ सकती। वो सर हिलाते हुए एक बार फिर पोरज की छत पर बैठ गई। उसने इन लड़कों को खिड़की से गायब होते देखा। चंद मिनटों बाद पोरज की छत से एक सीढ़ी लगाई गई। अलीज़ा को एक बार फिर उसी लड़के का सर नज़र आया। आप यहाँ से आ जाएं, वो लड़का कहते हुए नीचे उतर गया। अलीज़ा ने सीढ़ी पकड़कर नीचे झांका और वो नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर सकी। नीचे बहुत से लोग खड़े हैं। वो एकदम पीछे हट गई। उसे यूं लग रहा था जैसे वो सीढ़ी पर पहला कदम रखते ही नीचे गिर जाएगी। उसके पैरों में इतनी लर्जिश थी। फिर उसने नीचे से किसी को अपना नाम पुकारते सुना। एक लम्हे में वो आवाज़ पहचान गई। वो अब्बास हैदर था, अंकल अयाज हैदर का तीसरा बेटा। वो भी पुलिस में था और लाहौर में ही पोस्टेड था। अलीज़ा, मैं अब्बास हूँ, नीचे आ जाओ, घबराने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। वो बुलंद आवाज़ में उसका नाम पुकारते हुए कह रहा था। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर उसे बेतहाशा रोना आ रहा था। वो जानती थी कि अब्बास की शक्ल देखते ही वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी, बल्कि इस वक्त अपनी फैमिली के किसी भी शख्स को देखकर वो रोने के अलावा कुछ ना करती। उसने अपने कपकपाते होंठों को बीस लिया और सीढ़ी की तरफ बढ़ गई। नहीं, इतने लोगों के सामने मुझे रोना नहीं है, और फिर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी तो नहीं हुआ, उसने दिल ही दिल में कहा और नीचे झांका। अब्बास अब सीढ़ी पर हाथ रखे खड़ा था। शायद वो चढ़ने का सोच रहा था, मगर अलीज़ा को नमूदार होते देखकर वो चंद कदम पीछे हट गया। वेरी गुड अलीज़ा, आ जाओ, उसने उसे पुकारते हुए कहा। वो होंठ भींचते कांपते हुए कदमों के साथ सीढ़ी से उतरने लगी। आखिरी सीढ़ी पर आते ही अब्बास ने उसे आगे बढ़कर थाम लिया। तुम ठीक हो? वो नर्म लहजे में उससे पूछने लगा। अलीज़ा ने उसके चेहरे की तरफ देखे बगैर सर हिला दिया। वो खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रही थी। वो अब पुलिस वालों को हदायत दे रहा था। वो उसके साथ चलते हुई फॉरेस्ट में आ गई और तभी उसने एक शख्स को अपनी तरफ बढ़ते देखा और उसका सारा हौसला जवाब दे गया। वो उमर था। अब्बास के बरअक्स वो यूनिफॉर्म में नहीं था। उसे नंगे पाँव दुपट्टे के बगैर इस हालत में उसके सामने आकर बेतहाशा बेइज्जती का एहसास हुआ, मगर वो जब उसके करीब आया तो वो नन्हे बच्चों की तरह उससे लिपटकर बुलंद आवाज़ में रोने लगी। उसे गाड़ी में ले जाओ, उसने अब्बास को कहते सुना। उमर बहुत नरमी के साथ उसे अपने साथ लिपटाए उसका सर थपक रहा था। पानी लेकर आओ, वो अब किसी से कह रहा था। उसने अलीज़ा को चुप करवाने की कोशिश नहीं की। गाड़ी में देखो, उनका दुपट्टा और जूता है, अगर नहीं तो घर के अंदर देखो या उनसे मांग लेना। वो मुसलसल किसी को हदायत दे रहा था। काफ़ी है अलीज़ा, नरमी से कहते हुए उसने अलीज़ा को खुद से अलग कर दिया। सर, ये उनका जूता, दुपट्टा और बैग। एक कांस्टेबल गाड़ी के अंदर से उनकी चीज़ें लेकर आया गया।
उमर ने दुपट्टा और बैग बढ़ा दिया। वो जूता पहनने लगी। उमर ने दुपट्टा उसके कंधों पर रख दिया। अलीज़ा ने दुपट्टा ठीक से फैलाते हुए उसके एक कोने से अपना चेहरा साफ किया और बैग के लिए हाथ फैलाया। ये मैं पकड़ लेता हूँ, तुम पानी पी लो। उसने अब घर के अंदर से मंगवाया जाने वाला पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। अलीज़ा ने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। और चाहिए? उसने पूछा और उसने नफ़ी में सर हिला दिया। उमर ने उसके हाथ से गिलास लेते हुए इस शख्स की तरफ बढ़ाया जो पानी लेकर आया था। गिलास देने के बाद उसने बहुत नरमी से अलीज़ा की ठोड़ी पर हाथ रखकर चेहरा ऊपर करते हुए उसके चेहरे का जायज़ा लिया। यहाँ क्या हुआ है? अलीज़ा की आंखों में एक बार फिर नमी आने लगी। उनमें से किसी ने मारा है? उसने सर हिला दिया। उमर ने उसके चेहरे से अपना हाथ हटा लिया। आओ चलें। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गया। पुलिस की किसी गाड़ी की तरफ ले जाने के बजाय वो उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले आया। पिछला दरवाज़ा खोलकर उसने उसका बैग अंदर रखा और फिर उसे बैठने के लिए कहा। मैं भी आता हूँ। वो दरवाज़ा बंद करके चला गया। सड़क पर मौजूद पुलिस की गाड़ियाँ अब वहाँ से रवाना हो रही थी। अलीज़ा ने दूर एक गाड़ी के पास अब्बास और उमर को चंद दूसरे पुलिस वालों के साथ बातें करते देखा। वो 10-15 मिनट तक वहीं बातें करते रहे। फिर उसने अब्बास को इस घर के अंदर जाते देखा जहाँ उमर उसकी तरफ आया। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर वो उसके पास आकर बैठ गया। अब मुझे तफसील से बताओ, क्या हुआ था? शैला से मैं बात कर चुका हूँ, ये जानता हूँ वो 4 लड़के थे। गाड़ी का नंबर भी इस घर के चौकीदार ने बता दिया है। मैं शैला के घर से यहाँ तक की सारी तफसील जानना चाहता हूँ। वो बड़े नर्म अंदाज में कह रहा था। और अलीज़ा, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। अलीज़ा ने सीट की पुश्त पर सर रख दिया। उसे वो सब याद करते हुए खौफ आने लगा था। मैं बहुत थक गई हूँ, इस वक्त मुझे घर ले जाएं, मैं सुबह बता दूँगी। मैं तुम्हें घर ले जाऊँगा, मगर ये सब जानना ज़रूरी है, हम उन्हें अभी पकड़ना चाहते हैं। वो चुपचाप विंड स्क्रीन से बाहर देखती रही। उमर चंद लम्हे मुंतज़र नज़रों से उसे देखता रहा, फिर कार के खुले दरवाजे से नीचे उतर गया। 10 मिनट बाद वो दोबारा नमूदार हुआ। लीज़ा ने दूर से उसके पीछे चलते हुए एक शख्स के हाथ में एक ट्रे देखी। कार के पास आने पर उमर ने दरवाज़ा खोल दिया। इस शख्स ने वो ट्रे कार की पिछली सीट पर रख दी और दरवाज़ा खुला छोड़कर चला गया। उमर अब पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ ब्लू कंपार्टमेंट से कुछ निकाल रहा था। चंद लम्हों बाद वो बिस्किट का एक पैकेट लेकर पिछली सीट पर आ गया। अलीज़ा इस वक्त तक ट्रे में रखे हुए चाय के 2 कप्स में से एक उठा चुकी थी। उमर ने बिस्किट का पैकेट खोलकर ट्रे में रख दिया और दूसरा कप उठा लिया। अलीज़ा को इस वक्त बेतहाशा भूख लग रही थी। एक के बाद दीगरे उसने तकरीबन सारे बिस्किट खा लिए। उमर खामोशी से उसे देखते हुए चाय पीता रहा। जब उसने चाय का कप ट्रे में रख दिया तो उमर ने उससे कहा, अब बात शुरू करते हैं। अलीज़ा ने उससे कोई सवाल नहीं किया। वो ट्रांस में आए हुए किसी शख्स की तरह उसे अटक अटक कर सारी तफसीलात बता रही थी। उमर उससे छोटे छोटे सवाल पूछता रहा। गुफ्तगू के दौरान उसने अलीज़ा के हाथ पर लगी हुई वो खराशें भी देखी जिनसे अभी तक खून रिस रहा था। अलीज़ा ने गाड़ी में बैठने के बाद अपने बैग से टिश्यू निकालकर हाथ को साफ करने की कोशिश में नाकाम होने के बाद वो टिश्यू उस पर लपेट दिया। अपनी बात के इख्तिताम पर उसने उमर को खामोशी से गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाते देखा। इस बार उसकी वापसी आध घंटे के बाद हुई। अब्बास भी उसके साथ था, मगर गाड़ी की तरफ आने के बजाय वो दोनों एक बार फिर पुलिस की गाड़ी की तरफ चले गए। 10 मिनट तक वहाँ खड़े कुछ पुलिस वालों से बातें करते रहे। फिर अलीज़ा ने इन दोनों को अपनी तरफ आते देखा। अब्बास पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया, जबकि उमर ने पिछला दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर रखी हुई ट्रे निकाली और उसी शख्स को थमा दी जो पहले वो ट्रे लाया था। फिर वो खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अलीज़ा ने उसी वक्त अपनी गाड़ी को गेट के अंदर से बाहर आते देखा। इसे कोई पुलिस वाला ड्राइव कर रहा था। उमर ने अब अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली। अब्बास के पास एक वायरलेस सेट था जिसे उसने हैंड ब्रेक के साथ रखा हुआ था। पहले तो हॉस्पिटल चलते हैं, थोड़ी फर्स्ट एड तुम्हें मिल जाएगी, इसके बाद फिर घर चलेंगे। ग्रैनी को मैंने बता दिया है तुम्हारे बारे में और शैला तुमसे बात करना चाहती है, तुम उसे कॉल कर लो। उमर ने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अलीज़ा ने थके थके अंदाज में मोबाइल ले लिया। थैंक गॉड तुम ठीक हो, मेरी तो जान पर बनी हुई थी। कॉल मिलते ही शैला ने उससे कहा,
लो मम्मी से बात करो। अलीज़ा ने बारी बारी शैला की मम्मी, पापा और दोनों बहन भाइयों से बात की। फिर उसने फ़ोन बंद करके उमर की तरफ बढ़ा दिया। अलीज़ा, मैं तो तुम्हारी बहादुरी पर हैरान हूँ। तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए, अब्बास खासी शुगुफ्तगी से कह रहा था। अलीज़ा मुस्कुरा नहीं सकी। क्यों उमर, हम लोग तो इसे खामखा डरपोक समझते थे, मगर ये तो खासी जुर्रतमंद खातून साबित हुई है। नहीं, मैंने तो कभी भी अलीज़ा को बुज़दिल नहीं समझा। अलीज़ा अपने बारे में की जाने वाली गुफ्तगू को किसी दिलचस्पी के बगैर सुनती रही। वो जानती थी कि वो ना उसकी जुर्रत से मुतासिर हुए थे और ना ही उसने ऐसा कोई कारनामा किया था। वो सिर्फ उसे चेयर अप करने की कोशिश कर रहे थे। हॉस्पिटल में फर्स्ट एड के बाद उसे कोई इंजेक्शन लगा दिया गया। वो वापस गाड़ी में आकर बैठी तो उमर ने उससे खाने को पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, अलीज़ा ने इनकार कर दिया। मैं सिर्फ घर जाना चाहती हूँ, उसने कहा। गाड़ी चलने के कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो लोग उसे घर नहीं ले जा रहे हैं। उमर खिलाफ़े आदत गाड़ी बहुत आहिस्ता चला रहा था और बार बार सीधी सड़कों पर गाड़ी मोड़ रहा था। वो दोनों आपस में कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। अलीज़ा को अपने एसाब पर अजीब सा नशा तारी होता महसूस हो रहा था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसे कोई सुकून आवर इंजेक्शन दिया गया है। इससे पहले कि वो उमर से घर न ले जाने के बारे में पूछती, उसने वायरलेस पर कोई पैगाम आते सुना। अब्बास ने पैगाम सुनना शुरू कर दिया। पकड़ लिया? अलीज़ा एकदम चौंक गई। मगर 2 लड़के हैं, 4 नहीं। गाड़ी की नंबर प्लेट भी वही है। तो ठीक है, ये वही होंगे। तुम लोगों ने उनसे बाकी 2 का पूछा है? वो कह रहे हैं कि वो 2 ही थे। इन दोनों ने बाकी 2 को ड्रॉप कर दिया होगा। वो मान नहीं रहे तो मनवाओ, पूछो उनसे किधर छोड़कर आए हैं बाकी दोनों को। नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं लेकर जाना, हम लोग वहीं आते हैं, अब्बास ने वायरलेस बंद करते हुए उमर से कहा। गाड़ी पकड़ ली है, मगर उसमें 2 लड़के हैं और वो ये मानने पर तैयार नहीं हैं कि उन्होंने किसी का ताक़ुब किया है और ना ही ये मान रहे हैं कि उनके साथ कोई और भी था। मेरा ख्याल है इन लोगों ने पहले ही इस चीज़ को वर्कआउट कर लिया है और इन दोनों को उनके घर ड्रॉप कर दिया है। अब्बास ने अभी बात ख़त्म ही की थी कि वायरलेस पर दूसरा पैगाम आने लगा। कुछ पता चला? क्या कह रहे हैं? अच्छा, हाँ, जिससे अपना तारुफ करवाया है, सबसे पहले उसकी ठुकाई करो और बिल्कुल बेफिक्र होकर करो। अब्बास ने ओवर कहते हुए बात ख़त्म कर दी। हरामजादा अपने बाप का तारुफ करवा रहा था। चेयरमैन ऑफ कॉमर्स का वाइस प्रेसिडेंट है। अलीज़ा ने इस बार इन दोनों की गुफ्तगू में मुदाखलत की। आप मुझे घर क्यों नहीं छोड़ रहे? अलीज़ा, तुम्हें हम वहीं लेकर जा रहे हैं। एक तो तुम इन चारों की शनाख्त करना, दूसरा उसके बारे में बताना जिसने तुम्हें मारा था, उमर ने उससे कहा। ये काम मैं सुबह कर लूँगी। आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, लेकिन अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। मैं उन लोगों का सामना करना नहीं चाहती, अलीज़ा ने बेबसी से कहा। अच्छा ठीक है, उमर ने गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ा दी। अलीज़ा का ख्याल था कि वो उसे नानों के पास ले जा रहा है, मगर ऐसा नहीं था। 10 मिनट बाद उन्होंने एक बहुत पोश इलाके की एक वीरान सड़क पर एक पुलिस मोबाइल के पास गाड़ी रोक दी। अलीज़ा का फ़ोन खुश्क होने लगा। उसने मोबाइल से कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी पहचान ली थी। वो उन्हीं लड़कों की गाड़ी थी, मगर इस वक्त वो खाली थी। अब्बास और उमर गाड़ी से उतर गए। वो मोबाइल के पिछले हिस्से की तरफ चले गए। कुछ देर बाद अलीज़ा ने अब्बास को एक लड़के को कॉलर से घसीटते हुए अपनी तरफ लाते देखा। वो एक पल में उसे पहचान गई। वो उन्हीं लड़कों में से एक था। अलीज़ा की खिड़की के पास आकर अब्बास ने उस लड़के के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। अंदर देखो। उस लड़के ने अंदर देखा। अलीज़ा से उसकी आंखें मिली और उसने आंखें चुरा ली। मैं नहीं पहचानता, उसने अब्बास से कहा। अब्बास ने अलीज़ा की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। तुम पहचानती हो इसे? हाँ, ये उन्हीं में से एक है। अब्बास ने एक और थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर मारा। अब हरामजादा, या तो तुम इन दोनों के बारे में बताओगे या फिर मैं तुम्हारी कब्र इसी वक्त यहाँ बनवा दूंगा। मैं बता देता हूँ, वो इन दोनों को घर छोड़ आए हैं। उनके सर, गलती हो गई हमसे, प्लीज़ माफ़ कर दें। वो एकदम अब्बास के सामने हाथ जोड़ने लगा। अब्बास ने पुलिस के एक सिपाही को उसे मोबाइल में बिठाने के लिए कहा। अब्बास वहीं खड़ा रहा। लीज़ा ने उमर को गाड़ी की तरफ आते देखा। अब्बास गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। उमर, तुम इन लोगों की गाड़ी में बैठ जाओ। इन दोनों में से एक लड़के को भी इसी गाड़ी में बिठा देता हूँ। इन दोनों लड़कों के घरों पर जाकर उसी लड़के को गेट पर भिजवाना। ये उन्हें बारी बारी बाहर बुलवाएगा और फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। ये न हो कि वो
किसी शक में पड़ जाएं और बाहर ही ना आएं। जज के घर पर तो वैसे भी गार्ड लगी होगी और मैं नहीं जानता। वो किसी यूनिफॉर्म वाले को देखें, मुझे वैसे ही पहचान जाएंगे, इसलिए मैं गाड़ी पीछे रखूँगा। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुलते ही अब्बास ने उमर से कहा। उमर दोबारा गाड़ी से निकल गया। अब्बास पैसेंजर सीट से ड्राइविंग सीट पर आ गया। प्लीज़ मुझे तो घर छोड़ दें, मुझे नींद आ रही है, लीज़ा ने एक बार फिर अब्बास से कहा। डोंट वरी, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। लीज़ा ने पुलिस की मोबाइल और इन लड़कों की गाड़ी को सड़क पर हरकत में आते देखा। अब्बास की गाड़ी इन दोनों गाड़ियों से पीछे थी। 10 मिनट के बाद अलीज़ा ने मोबाइल की रफ्तार आहिस्ता होते देखी। अब्बास ने उसे ओवरटेक कर लिया। अब उसके आगे इन लड़कों की गाड़ी थी। अलीज़ा ने अचानक इस गाड़ी की एक खिड़की से उमर का बाजू बाहर निकलते देखा। वो कोई इशारा कर रहा था। अब्बास ने गाड़ी की रफ्तार को आहिस्ता करते हुए गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी। इन लड़कों की गाड़ी मुसलसल चलती रही और फिर उनकी गाड़ी से खासा आगे जाकर वो गाड़ी रुक गई। अलीज़ा ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट से एक लड़के को उतरकर दाएं तरफ के एक गेट पर जाते देखा। वो लड़का अब गेट पर बेल बजाकर चौकीदार से बात कर रहा था। 5 मिनट के बाद अलीज़ा ने घर के अंदर से एक और लड़के को बाहर आते देखा। वो इस लड़के के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अलीज़ा ने इन दोनों को गाड़ी में बैठते और गाड़ी को तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते देखा। इस गाड़ी के आगे बढ़ते ही अब्बास ने इस गाड़ी के पीछे जाने की बजाय वहीं सड़क पर गाड़ी मोड़ ली और बहुत तेज़ रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दी। अलीज़ा ने कुछ फासले पर एक बार फिर मोबाइल को अपने पीछे आते देखा। कुछ देर बाद इस मोबाइल वैन ने इन लोगों की कार को ओवरटेक किया और आगे निकल गई। अब्बास अब उसके पीछे जा रहा था। इस सड़क पर टर्न लेते ही अलीज़ा ने इन लड़कों की गाड़ी को वहां खड़ी देखा। पुलिस की गाड़ी भी उसके पास जाकर रुकी और अलीज़ा ने कार से एक और लड़के को पुलिस गाड़ी में मुंतकिल होते देखा। एक बार फिर वो तीनों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ने लगी। एक सड़क पर मुड़ने के बाद अब्बास ने गाड़ी रोक ली। पुलिस की मोबाइल भी वहीं रुक गई, जबकि उमर वाली गाड़ी अफसर्स कॉलोनी में दाखिल होगी। अब वो गाड़ी उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। अलीज़ा की बेचैनी और इज़्तिराब में बहुत इजाफा हो गया था। अब्बास भाई, प्लीज़ मुझे तो घर छोड़ दें, मेरे सर में दर्द हो रहा है, अलीज़ा ने एक बार फिर अब्बास से कहा। अलीज़े, बस 10 मिनट और, इसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। तुम आराम से सीट की पूँछ से टेक लगाकर सो जाओ, अब्बास ने उससे कहा। 10 मिनट बाद अचानक अब्बास की मोबाइल की घंटी बजने लगी। हेलो, अब्बास फ़ोन पर बात करने लगा। कुछ प्रॉब्लम हो गया है? अलीज़ा ने दूसरी तरफ से उमर की आवाज़ सुनी। गाड़ी में इतनी खामोशी थी कि वो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ भी सुन रही थी। वो लड़का बाहर नहीं आ रहा। उसके बाप ने कहा है कि वो सो गया है। तुम इस लड़के से कहो कि इस लड़के से मोबाइल पर कांटेक्ट करे। अगर उस लड़के के पास मोबाइल है तो वो इस पर उससे कांटेक्ट करे, वरना फिर घर के नंबर पर। अब्बास ने मोबाइल बंद कर दिया। 5 मिनट और इसी तरह गुजर गए। फिर मोबाइल पर एक बार कॉल आने लगी। नहीं, वो लड़का बाहर नहीं आया। उसने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया है, जबकि घर का फ़ोन उसके बाप ने उठाया है और वो यही कह रहा है कि वो सो गया है। लीज़ा ने एक बार फिर उमर की आवाज़ सुनी। अब्बास ने उसकी बात के जवाब में कुछ गालियाँ दी और फिर कहा, उसने अपने बाप को अपने करतूत के बारे में बता दिया होगा और मुझे लगता है उन्हें कोई शक हो गया है। मैं सिविल कपड़ों में कुछ लोगों को बुलवाता हूँ, उठा लाएंगे वो उसे अंदर से। गार्ड का पता करता हूँ कि वहाँ किसकी ड्यूटी है। कुछ देर के लिए उसे वहाँ से हटा देता हूँ। जब इस लड़के को अंदर से ले आएंगे तो फिर गार्ड को वापस भिजवा देंगे। अब्बास ने एक बार फिर मोबाइल बंद कर दिया और वायरलेस सेट पर किसी से बात करने लगा। मुझे सिविल कपड़ों में 8 बंदे चाहिए और गाड़ियाँ भी प्राइवेट होनी चाहिए। नंबर प्लेट बदलवा देना। लीज़ा की गुनूदगी यकदम ख़त्म हो गई। वो उसकी बात गौर से सुनने लगी। वो अब एक जज का नाम लेते हुए दूसरी तरफ हिदायत दे रहा था। पता कराओ कि उसके घर में कौन तैनात है। पता करवाने के बाद इन लोगों को कहना कि कुछ देर के लिए उसे वहाँ से हटा दें। जज और उसकी फैमिली को कुछ नहीं कहना। उन्हें किसी कमरे में बंद कर देना। उसके पास एक बेटे को वहाँ से लेकर आना है। उसका हुलिया तुम्हें उसके घर के बाहर खड़ी गाड़ी से बता दिया जाएगा। ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और वहाँ उन्हें कहना वापस आने से पहले गार्ड को बांध दें। और अब्बास ने वायरलेस पर पैगाम ख़त्म कर दिया तो अलीज़ा ने उससे परेशानी के आलम में पूछा, अब्बास भाई, आप क्या करने वाले हैं? वो गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखने लगा और फिर मुस्कुराया। पुलिस रेड, मगर इस तरह? हाँ भाई, इस तरह भी होता है। आप उनके घर जाकर खुद सब कुछ बता दें और उसे पकड़ लें। मगर इस तरह वो समझ नहीं पाई कि उससे क्या कहे।
आप ज़बरदस्ती घर में घुसेंगे? नहीं, परेशान मत हो, वो अंदर जाकर बता देंगे। अंदर तो जाना है किसी तरह। अब्बास के लहजे में हद दर्जा इत्मीनान था। मगर आप तो कह रहे थे कि वो। अब्बास ने उसकी बात काट दी। इस बात को छोड़ो कि मैं क्या कह रहा था। मुझे ये बताओ कि चेहरे पर ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अलीज़ा ने बेख्तियार अपना गाल छुआ। वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि उसका गाल सूज चुका था और यकीनन उस पर नील भी होगा। नहीं, ठीक है, उसने कहा। अगली बार जब भी तुम घर से निकलो तो अपना मोबाइल ज़रूर साथ रखो। मोबाइल है ना तुम्हारे पास? नहीं, मुझे उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सुबह तुम्हें एक भिजवा दूंगा। नहीं, मैं ख़रीद लूँगी। मैंने कहा ना, भिजवा दूंगा। रिजल्ट कब तक आ रहा है? या आ चुका है? अभी नहीं आया, चंद हफ्तों तक आ जाएगा। पता चला था मुझे। कोई मैगज़ीन ज्वाइन किया हुआ है तुमने? हाँ, थोड़ा अरसा हुआ है। कैसा काम जा रहा है? वो उसे अपने काम की तफसील बताने लगी। वो बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। अलीज़ा को अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो कितनी महारत से बात का मौजू बदल चुका था। वक्तन फ़ौक्तन वो गाड़ी से बाहर नज़रें दौड़ाता रहा। वो उसके एक और सवाल का जवाब दे रही थी जब उसने सुनसान सड़क पर अचानक आगे पीछे तेज़ रफ्तारी के साथ 2 गाड़ियाँ इस कॉलोनी के अंदर जाते देखी। अब्बास भी उन्हीं गाड़ियों को देख रहा था। जब गाड़ियाँ अंदर मुड़ गईं तो उसने अलीज़ा से कहा, तुम खामोश क्यों हो गई? तुम्हें चाहिए तुम कोई इससे अच्छा मैगज़ीन ज्वाइन करो। लीज़ा ने कुछ उलझकर उसे देखा और फिर उसके चेहरे पर संजीदगी पाई तो एक बार फिर उसके सवालों का जवाब देने लगी। 15 मिनट बाद उसने अचानक उमर वाली गाड़ी को इस कॉलोनी से निकलते देखा। अब्बास ने बड़ी फुर्ती से गाड़ी स्टार्ट कर दी। उमर की गाड़ी उनके बिल्कुल पास आकर रुकी और उमर नीचे आया।